हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानू अग्रवाल। हम लोगों ने डिमांड का पार्ट 1 पहले देखा था। आज इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पहले हम लोगों ने डिमांड क्या है उसकी मीनिंग और डेफिनेशन देखी थी, फंक्शन देखा था और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड ये देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो मांग का नियम क्या है? वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ये तो हम लोग जानते हैं और पहले भी हम लोगों ने देखा है। जब हम लोग फंक्शन भी पढ़ रहे थे तो भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इसी को हम मांग का नियम कहते हैं। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती जाती है। इसको हम लोग एक फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स। से लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर डी एक्स जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स है और पी एक्स जो है वो प्राइस ऑफ गुड एक्स है। तो जैसे किसी वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये है तो उसकी मांगी गई मात्रा 100 यूनिट्स है। यदि उसकी कीमत बढ़कर 15 रुपये पर यूनिट हो जाती है तो उसकी मांगी गई मात्रा 100 रुपये से 100 यूनिट से कम, या तो 80 यूनिट, 70 यूनिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो कम ही होगी। मतलब यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में। जो लीनियर डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप क्या होता है वो हम लोग इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि डिमांड का इक्वेशन दिखाया जाता है क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी पी से। तो क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी पी में जो क्यू है ये क्वांटिटी को बताता है और क्यू एक डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर और पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यू क्वांटिटी डिमांडेड को बताएगा और पी उस गुड की प्राइस को बताएगा। ए जो है वो इंटरसेप्ट है जो एक्स एक्सिस पे बनता है, ये क्वांटिटी है जो एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं, और बी जो है ये ढाल को बताता है, मतलब डिमांड कर्व कितना झुका हुआ है ये स्लोप को बताएगा। ये डिमांड कर्व दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने वाई एक्सिस पे प्राइस को बताया है और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी को बता रहे हैं। डिमांड कर्व है Q इक्वल्स टू ए माइनस बी पी, ये डिमांड कर्व है। इसकी जो ढाल है वो B है और ये जो A है वो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का, और प्राइस ये है। यहाँ पर अजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड के, कुछ अजम्पशंस हैं। तो ये अजम्पशंस है कि पहला तो द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन द सेम। जो वस्तु की कीमत है वो सेम होनी चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। जो व्यक्ति है उसकी, कंज्यूमर है या उपभोक्ता है, उसकी आय वही रहनी चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए। ऑल द यूनिट्स ऑफ द गुड्स आर होमोजीनियस, सारे यूनिट्स एक समान होने चाहिए कंजम्पशन के। और कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल गुड, जो कमोडिटी है वो नॉर्मल गुड होनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? मांग अनुसूची क्या होता है? मांग अनुसूची एक तालिका होती है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी खरीदी गई मात्रा को बताती है। जैसे 20 रुपये के जी में कोई व्यक्ति 6 के जी वीट की, मान लेते हैं ये जो शेड्यूल है वो वीट का है, तो यहाँ पर वो 20 रुपये पर के जी में 6 के जी वीट खरीद रहा है। 30 रुपये जब के जी उसकी प्राइस हो गई तो वो 5 के जी खरीद रहा है। जब 40 रुपये हो गई तो वो 4 के जी खरीद रहा है, और 50 रुपये उसकी कीमत हो गई पर के जी तो वो 3 के जी ही खरीद रहा है। मतलब ये डिमांड शेड्यूल बता क्या रहा है? जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती जाएगी। इस डिमांड शेड्यूल को हम लोग इस कर्व से बता सकते हैं कि जब वीट की कीमत 20 रुपये पर केजी थी तो वो 6 केजी परचेस कर रहा था। जब वीट की कीमत 30 रुपये पर केजी हो गई तो वह 5 केजी खरीदने लगा। जब वीट की कीमत 40 रुपये पर केजी हो गई तो वह 4 केजी खरीदने लगा, और जब वीट की कीमत 50 रुपये पर केजी हो गई तो उसने 3 ही केजी वीट खरीदा। तो इस तरह से जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती जाती है उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती जाती है। तो ये जो
मांग का जो शेड्यूल है इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है डिमांड कर्व। ठीक है, जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व ये जो है, ये जो लाइन है ये डिमांड कर्व कहलाएगी, ये लाइन डिमांड कर्व कहलाएगी। इस लाइन की विशेषता क्या है, ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बाएं से दाएं गिरती हुई है। गिरती हुई क्यों है, क्योंकि जब भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांगी गई मात्रा घट रही है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्या रीज़न है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के क्या क्या रीज़न है? तो फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता जाता है, हम लोगों ने यूटिलिटी में पढ़ा है कि जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक इकाइयों का उपयोग करता जाता है उसकी प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, इसलिए प्रत्येक अगली इकाई के लिए उपभोक्ता कम कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। उसको जितनी उपयोगिता मिलेगी उतना अधिक वो उस वस्तु के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। यदि उसकी उपयोगिता उस वस्तु से कम होती जा रही है तो उसके लिए। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव। जब एक वस्तु की तुलना में दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु सस्ती हो जाती है तो पहली वस्तु की मांग कम हो जाती है, ऑब्वियसली सस्ती वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जैसे चाय और कॉफ़ी है, तो चाय की तुलना में यदि कॉफ़ी सस्ती हो जाती है तो चाय की मांग कम हो जाएगी और कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, सस्ती वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी और दूसरी वस्तु को वो प्रतिस्थापित कर देगी। इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। आय प्रभाव में वस्तु की जब कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, जिससे वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति पहले 10 रुपये में 2 kg खरीद रहा था कोई सामान, अब वस्तु की कीमत कम हो गई। यदि वस्तु की कीमत अभी थी 5 रुपये पर kg, यदि वस्तु की कीमत 4 रुपये पर kg हो जाती है और वो पहले 10 रुपये खर्च कर रहा था तो वह अब 2 kg की जगह 2.5 kg खरीदने लगेगा। तो इससे क्या हुआ, उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई। वस्तु की कीमत कम हुई तो आय प्रभाव के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई। फोर्थ पॉइंट है न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड, उपभोक्ता समूह में परिवर्तन। वस्तु की जब कमी होती है तो जो उपभोक्ता पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे, उसकी जब कीमत में कमी हो जाती है तो जो उपभोक्ता पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे होते थे अब वो भी उसको खरीदने लगते हैं, तो इस तरह से उपभोक्ता बढ़ जाते हैं उस वस्तु के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग क्या है, जब किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं को बताया जाता है। मतलब यदि एक उपभोक्ता जो जिन अलग अलग कीमतों पर अपनी अलग अलग मांग को प्रदर्शित करता है तो वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड होती है। और मार्केट डिमांड, एक मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं ABCD, अब इनकी विभिन्न कीमतों पर मांग विभिन्न हो सकती है। इनकी विभिन्न एक पर्टिकुलर कीमत पर इन सभी उपभोक्ताओं की विभिन्न मांगों के योग को ही हम मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये पर kg थी तो कंज्यूमर A उसकी 4 kg मांग रहा था और कंज्यूमर B उसकी 5 kg मांग रहा था। जब उसकी कीमत 4 रुपये पर kg हुई तो A 3 kg डिमांड करने लगा और B 4 kg डिमांड करने लगा। जब उस वस्तु की कीमत 6 रुपीज़ पर kg हुई तो A 2 kg डिमांड करने लगा और B 3 kg डिमांड करने लगा। जब उस वस्तु की कीमत 8 रुपीज़ पर kg हुई तो A की डिमांड थी 1 kg और B की डिमांड थी 2 kg। इन दोनों उपभोक्ताओं की विभिन्न कीमतों पर डिमांड अलग अलग है। और मार्केट डिमांड अभी क्या हो जाएगी, 2 रुपये में A की डिमांड और B की डिमांड दोनों का सम, मतलब मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनकी जो डिमांड होगी उन सब का जब हम
योग कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। मतलब 2 रुपीज़ पर केजी पर ए की डिमांड थी 4 केजी, बी की डिमांड थी 5 केजी, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया 9 केजी। ना 2 रुपीज़ पर केजी पर मार्केट डिमांड होगी 9 केजी, 4 रुपीज़ पर केजी पर मार्केट डिमांड है 7 केजी, 3 + 4, 6 रुपीज़ पर केजी पर मार्केट डिमांड है 5 केजी, 2 + 3, और 8 रुपीज़ पर केजी पर मार्केट डिमांड है 3 केजी, दैट इज़ 1 + 2। यहाँ पर हम लोगों ने डिमांड कर्व से इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी और मार्केट डिमांड कर्व को दिखाया है। जैसे यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 8 रुपीज़ पर केजी थी तो उसके द्वारा जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 1 केजी थी। जब 6 रुपीज़ पर केजी हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 2 केजी थी। जब 4 रुपीज़ पर केजी हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 केजी, और जब 2 रुपीज़ पर केजी हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 केजी। तो इस तरह से डिमांड कर इंडिविजुअल ए के लिए बना। इसी तरह से इसी चार्ट को हम लोग बी के लिए दिखाएं, और ये जब दोनों सम हो जाएगा तो मार्केट डिमांड चेंज हो जाएगी। जब 8 रुपीज़ पर केजी थी प्राइस तो मार्केट डिमांड थी 3 केजी। जब 6 रुपीज़ पर केजी हुई तो मार्केट डिमांड 5 केजी, जब 4 रुपीज़ पर केजी हुई तो मार्केट डिमांड 7 केजी, और जब 2 रुपीज़ पर केजी हुआ गुड का प्राइस तो मार्केट डिमांड हो गई 9 केजी। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को। इंडिविजुअल डिमांड को वही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जो कि हम लोगों ने नॉर्मल डिमांड कर्व में, डिमांड फंक्शन में जो देखा था कि प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर्स। मार्केट डिमांड में भी यही सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे, साथ में कुछ और फैक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे, लाइक नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड। मूवमेंट, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, या फिर संचलन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। जो मांग वक्र है इसमें जो संचलन होता है या मूवमेंट होता है वो कीमत के कारण होता है। कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है, जब इसको हम दिखाते हैं, इस परिवर्तन को जब हम दिखाते हैं तो वह उसी मांग वक्र में दिखाया जाता है। जैसे कि जब एक वस्तु है उसकी कीमत है 3 रुपये, तब उसकी मांगी गई मात्रा है 90 यूनिट। जब इसकी कीमत बढ़ के 4 रुपये हो गई, तब उसकी मांगी गई मात्रा कम होकर 80 यूनिट हो गई। ठीक है, तो जब कीमत बढ़ी, मांगी गई मात्रा कम हुई, तो मांग में कमी हुई। इस मांग में कमी को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हमेशा मांग वक्र में लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट से दिखाया जाता है। और एक्सपांशन ऑफ डिमांड या विस्तार, मांग का विस्तार, इसको हमेशा राइट की तरफ मूवमेंट से दिखाया जाता है। जब एक्सपांशन होगा डिमांड में या विस्तार होगा डिमांड में तो वस्तु की कीमत में कमी के कारण होगा। जब वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। तो जो मूवमेंट होगा मांग वक्र में वो दाईं ओर होगा, राइट साइड में होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर संकुचन होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो संकुचन होगा किस कारण से? जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांगी गई मात्रा में कमी हो जाएगी, तब जो पॉइंट है वो शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट की तरफ होगा, मांग वक्र में ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, मांग में संकुचन। तो कॉन्ट्रैक्शन को हमेशा लेफ्टवर्ड मूवमेंट से दिखाएंगे और एक्सपांशन को हमेशा राइटवर्ड मूवमेंट से दिखाएंगे उसी मांग वक्र पर। सेकंड है शिफ्ट या चेंज इन डिमांड। मांग वक्र में परिवर्तन या खिसकाव, मांग वक्र का खिसकना। अभी हम लोगों ने जो देखा वो मूवमेंट था। कीमत में परिवर्तन के कारण उसी मांग वक्र में संचलन होता है, पॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांशन।
लेकिन जब शिफ्ट होगा तो पूरा का पूरा मांग वक्र या तो दाईं ओर या फिर बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये जो शिफ्टिंग होती है ये प्राइस के अलावा जो अन्य फैक्टर्स होते हैं, प्राइस के अलावा जो अन्य फैक्टर्स होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं उनकी वजह से होती है। तो ये जो शिफ्टिंग है वो इंक्रीज़ हो सकती है और डिक्रीज़ हो सकती है। जब इंक्रीज़ होगी तो उसी कीमत पर उस वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाएगी तो इंक्रीज़ इन डिमांड कहलाएगा, और यदि डिक्रीज़ इन डिमांड हो रहा है तो कीमत स्थिर रहेगी पर उसकी मांगी गई मात्रा में, वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाएगी। इस ग्राफ में हम लोगों ने इंक्रीज इन डिमांड को बताया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो डिमांड कर्व था ये था, फिर अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के इफ़ेक्ट के कारण ये जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। मतलब प्राइस उतनी की उतनी है परंतु उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई। इसकी कीमत में कमी नहीं हुई परंतु मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई अदर फैक्टर्स के कारण, इसलिए जो ये डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से शिफ्टिंग जो होगी वो इंक्रीज इन डिमांड या फिर मांग में वृद्धि कहलाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड। ये डिक्रीज इन डिमांड क्यों होगा, जब कीमत वही की वही है परंतु लेकिन उसकी मांगी गई मात्रा में कमी हो गई। कीमत वही की वही है पर मांगी गई मात्रा में कमी हो गई है। तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने को हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि fall in the income of the consumer in case of normal good, rise in income of the consumer in case of inferior goods, fall in the price of the substitute good, rise in the price of complementary goods, और consumers taste becoming favorable towards the good। ये वही फैक्टर्स है जिनको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है पार्ट 1 में। तो यदि आपको अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा तो आप एक बार फिर से पार्ट 1 देखिएगा, वहाँ पर इन फैक्टर्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया अच्छे से। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस इन कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये जो दोनों के कॉजेज हैं इनमें क्या डिफरेंस है। इंक्रीज इन डिमांड कब होता है और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, ये वही है, सारे फैक्टर्स हैं उनको हम लोगों ने एक टेबुलर फॉर्म में इंक्रीज और डिक्रीज में क्या डिफरेंस है ये बताने के लिए यहाँ पर दिखा दिया है कि जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगी तो जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा नॉर्मल गुड्स के केस में। लेकिन जब गुड इन्फीरियर है, घटिया क्वालिटी की वस्तु है, जब घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है तो क्या करता है कोई व्यक्ति जो कंज्यूमर है वो क्या करता है कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए घटिया वस्तु का त्याग करता है और अच्छी वस्तुएं खरीदने लगता है यदि उसकी इनकम बढ़ जाती है तो इनकम जब बढ़ेगी तो घटिया वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी, तब डिमांड किसकी बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की, है ना। तो डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड और इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड, जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तब। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड, और डिक्रीज इन डिमांड में होगा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। फोर्थ है फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और यहाँ डिक्रीज इन डिमांड में राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फिफ्थ है इंक्रीज इन डिमांड चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, और डिक्रीज इन डिमांड में चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट अ कमोडिटी। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो इंक्रीज इन डिमांड को हम शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व बोलते हैं और एक्सपांशन ऑफ डिमांड को हम मूवमेंट में देखते हैं। मूवमेंट में हम एक्सपांशन को देखते हैं और शिफ्ट में हम इंक्रीज इन डिमांड को देखते हैं। तो जब इंक्रीज इन डिमांड बोल रहा है तो पूरा का पूरा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा, और एक्सपांशन की जब हम बात करते हैं तो डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, उसी डिमांड कर्व पर मूवमेंट होगा। तो
जब इंक्रीज होता है तो इट रिफर्स टू शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व, और एक्सपांशन में होगा इट रिफर्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। फिर सेकेंड है देयर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। जब भी इंक्रीज होगा डिमांड कर्व, जब भी इंक्रीज होगा मीन्स प्राइस वही की वही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है, मतलब डिमांड कर्व इंक्रीज हुआ है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। द एक्सपांशन ऑफ डिमांड में कंज्यूमर मूव्स टू द राइट और डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व। जब एक्सपांशन होगा तो जो कंज्यूमर है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो एक्स एक्सिस पे, क्वांटिटी एक्सिस पे जो कंज्यूमर है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। थर्ड है it is due to increase in consumers income, increase in the price of the substitute good, fall in the price of the complementary goods, और favorable changes in the consumers taste for this good। और यहाँ पर expansion of demand में it is due to fall in the price of the commodity। जो expansion या फिर contraction of demand होता है ये price पे dependent होता है। प्राइस पे यदि कम होती है तो एक्सपांशन होता है डिमांड का, और यदि प्राइस में वृद्धि होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड का। और इंक्रीज इन डिमांड में शिफ्टिंग होती है। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड का पूरा शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, और यदि डिक्रीज होता है डिमांड तो डिमांड का पूरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस के कारण ये जो शिफ्टिंग है ये प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के कारण होती है, और एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है प्राइस के कारण होता है। यही मेन चीज़ है एक्सपांशन और इंक्रीज या फिर कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड में। तो मेन चीज़ ये है कि एक में पूरा का पूरा शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, और दूसरे में उसी डिमांड कर्व में ऊपर और नीचे विचलन होता है। इंक्रीज इन डिमांड में फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड इज डिफाइंड एज द राइज इन डिमांड एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और एक्सपांशन ऑफ डिमांड में एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द राइज in demand due to fall in price of the commodity। तो इस लेक्चर में इतना ही। लॉ ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ डिमांड यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। थैंक यू।